हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है एनटीटी की आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है और पीछे की क्लास में हमने यहाँ तक का जो मामला है कर लिया था और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हिंदी लेखन के दोष जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या आपको लेखन में त्रुटियां देखने को मिलती हैं और क्या क्या बच्चों को परेशानियां हिंदी लेखन में आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिंदी लेखन के दोष से। देवनागरी लिपि संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी गई है। इसमें बताया गया कि देवनागरी जो लिपि है वो संसार के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक लिपि माना जाता है इसको। इसमें जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है। मतलब देवनागरी की एक विशेषता क्या है कि देवनागरी में आप जो बोलोगे वही आपको देखने को मिलेगा, लिखने में भी मतलब जो आप बोलोगे वही लिखना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है। वही पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। मतलब इसने बताया कि जो आप पढ़ोगे वही, जो आप बोलोगे, जो आप लिखोगे वो सब एक समान है। जब आरंभ में देवनागरी है, ये आरंभ में देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ था तो यह तत्कालिक भाषा के अनुकूल थी। मतलब जो आपकी तत्कालिक भाषा थी उसी के अनुकूल थी। जिस प्रकार की आपकी तत्कालिक भाषा थी उसी प्रकार की ये देवनागरी लिपि भी थी। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। इसलिए इसमें बहुत कम दोष थे। उस टाइम की बात कर रहा है, तत्कालिक बहुत प्राचीन टाइम की बात कर रहा है। उस टाइम पे ऐसा होता था कि जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही लिख रहे हो वैसा ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो तीनों चीजें बिल्कुल क्या थी, अनुकूल थी। इसलिए इसके अंदर दोष या त्रुटि जो है, गलतियां बहुत कम थी। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया भाषा में परिवर्तन होने लगा, परंतु लिपि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां भाषा का बदलाव हो गया है, टाइम टू टाइम जो है लैंग्वेज में भाषा में बदलाव आता गया। और पहले क्या था, अनुकूल भाषा थी या लिपि जो है अनुकूल थी। जो आप बोल रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो सारे लगभग जो है उसके अनुकूल थी, उसके आसपास में थी। तो इतना ज्यादा बड़ा कोई चेंजमेंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसके चलते इसमें अनुरूप जो है परिवर्तन देखने को मिले हैं। लेकिन जो आपका लिखना पढ़ना और बोलना है उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन लिपि जो की तो है, लिपि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें दोष उत्पन्न होने का खतरा बन गया है या दोष उत्पन्न हो गए हैं। इसी के कारण दोष इसमें उत्पन्न हुए हैं। आज विद्यार्थियों को देवनागरी लिपि में लिखते समय अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे अशुद्ध लिपि लिखते हैं। लेखन संबंधी दोषों का विवेचन इस प्रकार है। अब ये आपको ये बताएगा कि देवनागरी लिपि को लिखते समय बच्चों को क्या क्या कंडीशन ऐसी दिखाई देती हैं या किन किन समस्याओं से बच्चों को गुजरना पड़ता है, या बच्चे लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इसका हम आगे की तरफ परिचय देखेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या। सबसे पहली समस्या इन्होंने बताई है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या। देवनागरी लिपि में लिखते समय अनुस्वार तथा अनुनासिक के कारण, यहां अनुनासिक आएगा, अनुनासिक के कारण लेखन में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राय भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को अनुस्वार अनुनासिक की समुचित जानकारी नहीं देता है क्योंकि वह स्वयं इन दोष के भेद को नहीं जानता। भाई यहां टीचर के लिए भी एक कंडीशन क्रिएट कर दी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने की जो कोशिश करता है, उनको सिखाने वाले जो शिक्षक हैं उनको खुद ही ये बात नहीं पता है अनुस्वार और अनुनासिक में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो वो बच्चे को कैसे समझाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को वर्णमाला सिखाते समय ड और न के अंतर की कोई ध्यान नहीं देने पर अनुस्वार और अनुनासिक के अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है। भाई यहां इन्होंने ये बताया है कि बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो उस समय अनुनासिक और अनुस्वार के अंदर उसको क्या प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम को कैसे टीचर के या अध्यापक के द्वारा कैसे उसको ठीक किया जाता है। अनुनासिक शब्द कैसे होते हैं, देखिए अनुनासिक स्वर वे हैं जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से उत्पन्न होता है। अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं, जिनको बोलते समय आपके मुख का और आपकी नाक का यानी कि नासिक जो है उन दोनों का यूज हो, उसको अनुस्वार शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार शब्द में इन चीजों का यूज होता है और इसका चिन्ह जो होता है वो चंद्र बिंदु होता है। इसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु होता है। और उसके बाद अनुस्वार वह स्वर होते हैं जो केवल नासिक, अनुनासिक के अलावा अनुस्वार कौन से हैं दूसरे नंबर पे, इन्होंने बताया अनुनासिक वह शब्द हैं जो नासिक विकार से उत्पन्न होते हैं
इसका चिन्ह जो है वो ऊपर की तरफ डैश है। विद्यार्थी प्राय गंगा को गंगा, संत को सत्य और मंत्र को मंत्र आदि लिखते हैं। इस प्रकार वे आंख को, ये चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ पे सिंपल डॉट है। उसके बाद चांद को भी चंद बोलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अहिंसा को, अनक को, झंडा को लिखना सामान्य सी बात है। मतलब ये बात ही है, इसने बताया कुछ त्रुटियां जो कॉमनली बच्चे में देखने को मिलती हैं जब वो भाषा कौशल में या भाषा के लेखन कौशल में शामिल होता है, तो उसको कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं जो नॉर्मली हर बच्चे के साथ लगभग देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि इसका रीजन बड़ा क्या है कि इसके अंदर अंतर बहुत माइनर सा होता है और इससे सवर या इससे जो गलतियां हैं वो बड़ी हो जाती हैं। देखने के लिए अंतर बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में अंतर जो पढ़ते हैं जब उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उसके बाद कह रहा है रेफ तथा रकार की समस्या, सेकंड नंबर पे ये समस्या निकल के आई। अब इन्होंने बोला है रेफ तथा रकार की समस्या क्या होती है। देखिए, विद्यार्थियों को रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान नहीं होता है। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को रेफ और रकार की मात्राओं का समुचित ज्ञान दे, परंतु यही जानकारी न मिलने के कारण विद्यार्थी कर्म को कर्म, कृपा को कृपा। देखिए, इसमें यह बताया है कि अगर बच्चा ऐसे कृपा लिख रहा है, ठीक है, या फिर बच्चा ऐसे कृपा लिख रहा है, फिर उसके बाद बच्चा ऐसे क्रम लिख रहा है, ठीक है, इस क्रम को ऐसे ना लिख के बच्चा अगर क्रम लिख रहा है, देखिए यहां बोलने में कोई इशू नहीं हुआ। क्रम, ये क्रम है और ये क्या होगा, कह रहे मैं क्रम, ठीक है। इन दोनों में बोलने में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन मात्रा के हिसाब से बदलाव है और इनके अर्थ के हिसाब से भी बदलाव हो जाता है। इसलिए इन चीजों को माइनर ना समझ के हमने मेजर समझना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा के कौशल में इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसे हम रेफ और रकार की समस्या कहते हैं। रेफ और रकार की समस्या आई थिंक आपको समझ में आई। अगला देखते हैं, मात्रा संबंधी समस्या क्या है। भाई, मात्रा लगाते समय बच्चे किस प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं या किस प्रकार की समस्याओं का उन्हें समाधान करना होता है, समस्या सामने आती है। मात्रा संबंधी समस्या, छोटे बच्चे को आरंभ से ही मात्राओं का सही ज्ञान दिया जाना चाहिए। वे प्राय हैस्वर स्थान पर दीर्घ मात्रा तथा दीर्घ के स्थान पर हैसर्व मात्रा लगा देते हैं। जैसे अब इन्होंने बताया है कि बच्चा छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में कंफ्यूजन है। जैसे आशीर्वाद ऐसे लिखा जाना चाहिए, बच्चा कैसे लिखता है, आशीर्वाद, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, मात्रा का फर्क हो गया। अब नारी, देखिए बोलने में क्या है, ये नारी, री की ई की मात्रा बड़ी होनी चाहिए, यहां क्या लिख दिया, नारी। तो इस प्रकार की ये समस्याएं जो हैं बच्चे को देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की मात्राओं में अगर जो बच्चे को समस्या देखने को मिलेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हैसर्व के स्थान पर दीर्घ मात्रा या दीर्घ के स्थान पर हैसर्व मात्रा। मतलब छोटी की जगह पे आप जब बड़ी लगा देते हो या बड़ी की जगह पे आप जब छोटी लगा देते हो, इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। जैसे परंतु, तो परंतु के सामने आपने लगाया, ये बड़ी लगा दिया आपने, अशुद्ध इसके जगह बड़ी लगा दी है। अब यहाँ पे बड़ी लगनी थी तो यहाँ आपने छोटी लगा दी है, यहाँ बड़ी लगनी थी तो यहाँ छोटी लगा दी है। इस प्रकार की समस्याएं जो होती हैं ये भाषा में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सिरोरेखा की समस्या। भाई, ये भाषा कौशल में यानी कि भाषा के लिखने के कौशल में जो समस्याएं बच्चों को सामने आती हैं उनका हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, सिरोरेख की समस्या। सिरोरेख की समस्या क्या है, देखो, सिरोरेख का सही प्रयोग न होने के कारण बच्चे प्राय घ से ढ और ढ से घ तथा भय को मैं और मैं को भय लिख बैठते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे घर को धर, भारत माता को मारत माता, माला को बाला और घबराना को घबराना, धरती को धरती। इस कुछ प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं इनको सिरोरेख की समस्याएं बोलते हैं। तो आप साथ के साथ अपने नोट्स भी जरूर बनाते रहेंगे कि सिरोरेख की समस्याओं में आपको क्या देखने को मिलता है, या सिरोरेख की समस्याएं किस प्रकार की कंडीशन आपके लिए क्रिएट कर देती हैं, कैसे भाषा में इन चीजों का बदलाव होता है। तो ये नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वर्ण की समस्या। अब ये कह रहा है जो मिश्रित हैं या कॉम्बिनेशन वाले वर्ड हैं उसमें बच्चे को समस्या मिलती है। विद्यार्थियों में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जा सकते हैं। श को ये श बोलते हैं और त्र को तय के नीचे रह बोलते हैं। ओद लिखना सामान्य सी बात है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने इस स की जगह
इस स का प्रयोग किया, तो ये गलत है। उसके बाद इस तय की जगह इस बच्चे ने इसका प्रयोग किया, तो ये गलत है। बात समझे? ये इस प्रकार की समस्याएं जो है, जैसे ये इस प्रकार का यूज करता है, ये कुछ समस्याएं हैं, इनको संयुक्त समस्याएं बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद श और छ की समस्या, कुछ बच्चे छ और स और छ को लिखकर अशुद्धियां करने लगते हैं। क्षमा को क्षमा कहते हैं, परीक्षा को परीक्षा कहते हैं, लक्ष्मण को लक्ष्मण कहते हैं, छेम को छेन कहते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं, आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गई होंगी, ये कॉमन सी बात है। नेक्स्ट देखिए, वर्णों की लोप की समस्या। अब यहां ये बता रहा है कि वर्णों में लोप की समस्या कैसे आती है और कैसे क्या क्या कंडीशन वर्णों की लोप की समस्या क्रिएट करती है। ठीक है, देखिए एक बार वर्णों के लोप की समस्या क्या कह रहा है। देवनागरी लिपि में वर्णों का अनावश्यक लोप कर दिया जाता है, जिससे लेखन में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। अक्सर बच्चे को द्वंद्व अध्ययन और अध्ययन को अध्ययन स्वास्थ्य, देखिए ये आपको बोलने में लगभग ये सारे तीनों एक जैसे लग रहे हैं, अध्ययन अध्ययन और अध्ययन, लेकिन इन तीनों में अशुद्धियों की अगर बात करेंगे तो इनमें से एक ही शुद्ध है, बाकी के दो अशुद्ध हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं मुझे कि इस अध्ययन में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध होगा। ये मैंने आपको ऑप्शन यहाँ डाल दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है। अब इसके बाद स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, इसमें आपने बताना कौन सा शुद्ध है, कमेंट करके लिख के बता देंगे एक बार। इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी शब्दों में अनावश्यक वर्ण जोड़ देते हैं, जिससे लेखन में दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड जोड़ना ही नहीं है, जहां पे कंडीशन कोई रखनी ही नहीं है, फिर भी विद्यार्थी क्या करता है, बिना मन चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी वर्ड उसके अंदर डाल देता है, तो उससे त्रुटियां या उससे गलतियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखिए, यतन और यतन लिखना सामान्य सी बात है। कभी कभी अज्ञानता के कारण वर्ण के स्थान पर बदलाव कर दिया जाता है, जैसे विशेष, ये ऐसे विशेष लिखा जाएगा, आदर्श को अधिस, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये बच्चे को देखने को मिल जाती हैं, या बच्चे के द्वारा इस प्रकार की गलतियां की जाती हैं। ये चीजें आपको इसलिए समझाई जा रही हैं ताकि आप इन फ्यूचर जब बच्चे छोटे बच्चों के जब टीचर बनोगे तो उनमें भाषा कौशल के, लेखन कौशल को कैसे बढ़ावा दोगे। जब बच्चा लिखने की स्टार्टिंग करेगा तो आप उस चीज को कैसे उसको अच्छे तरीके से या शुद्ध लेख में किस प्रकार से आप विलीन करोगे, कैसे बच्चा जो है अच्छे तरीके से और शुद्ध लेख लिख पाए। ये समस्याएं आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे की लाइफ में नेचुरल होती हैं, आएंगी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद ये जो स है इसकी समस्या है। देखिए ये स और ये स और ये स, तीनों बोलने में स ही है, लेकिन समस्याएं देख तो क्या है। प्राथमिक भाषा शिक्षक वर्णों का ज्ञान कराते समय प्राचीन पद्धति का ही प्रयोग करते थे। अब ये कह रहे हैं कि भाई प्राचीन टाइम से जो पद्धतियों का प्रयोग होता आ रहा है भाषा को समझाने के लिए, आज भी वर्तमान में उन्हीं प्रकार का यूज करना चाहिए। कैसे कलम, जैसे कैसे खरगोश और खैसे, स से सड़क, स से सलगम, स से षटकोण, परंतु आदि इन वर्णों का उच्चारण स्थान बताकर उच्चारण भेद स्पष्ट किया जाएगा, तो बच्चे को स की अशुद्धियां नहीं करेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है आपको कि जब बच्चे को आपने ये तीन प्रकार के स बताए, तो उसको ये भी बताना है हमें साथ साथ में कि इनका प्रयोग बेटा होगा कहाँ पे, या किस शब्द के लिए कहाँ इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जैसे कैसे कलम, ये बड़े वर्ड के लिए हो गया। कैसे खरगोश, ये भी एक बिल्कुल स्टेट सा वर्ड है। स से सड़क भी स्टेट सा वर्ड हो गया है। स जो बोला जाता है सलगम वाला, इसमें जो स होता है वो 21 वाला स होता है। अब ये षटकोण वाला स है। ठीक है ना, इनका उच्चारण बच्चे को करते समय, देखिए बोलने में ये बिल्कुल चीज आसान है और बोलने में बिल्कुल समान है, लेकिन लिखते समय और इनका अर्थ बताते समय इनमें अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं अशुद्धियां को बच्चे के लाइफ में आने से आपको रोकना है। जब ये अशुद्धियां बच्चे की लाइफ में आने से रुक जाएंगी तो आप बच्चे को अच्छे तरीके का भाषा कौशल दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी, आगे से देखेंगे आगे क्या है। मिश्रित व्यंजनों की समस्या क्या है। भाई इसमें क्या है, कुछ व्यंजन जो है मिक्स कर दिए गए हैं। कभी कभी विद्यार्थी मिश्रित व्यंजनों अथवा संयुक्त व्यंजन लिखते समय भी अशुद्धियां करते रहते हैं। जैसे विद्यालय को विद्यालय, चिन्ह को चिन्ह, ब्रह्मा को ब्रह्मा लिखना सामान्य सी बात है। ये मिश्रित है कि वर्ड कोई ऐसा है जो बिल्कुल मिक्स होकर बैठा है। उस वर्ड को चिन्हित करते समय बच्चे के सामने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं,
ये इस प्रकार की समस्याएं जो हैं बच्चे को देखने को मिलती हैं, उनको मिश्रित व्यंजनों की समस्या कहते हैं, या उसको हम इस प्रकार की समस्या बोल सकते हैं कि एक पूरा एक सिंपल सा वर्ड है या एक वर्ण है, उस वर्ण के अंदर पूरा मिक्स होके कोई वर्ड है, तो उसको लिखते समय बच्चा जो है बहुत सारी गलतियां कर सकता है। ठीक है, अब आगे एक समस्या आई लिखते समय ही कि बच्चा एक वचन से बहुवचन में भी समस्याएं क्रिएट कर देता है। यदि आप उसको अच्छे तरीके से ये नहीं बताओगे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, तो बच्चे के सामने इस प्रकार की समस्याएं जरूर देखने को मिलेंगी। एक वचन से बहुवचन की समस्याएं, छोटे बच्चे अज्ञानता के कारण एक वचन को बहुवचन बनाते समय अनेक अशुद्धियां करते रहते हैं, जैसे दवाई से दवाइयां, मिठाई से मिठाइयां, नारी से नारियां, ये गलती यहाँ पे इन्होंने कर दी। लड़की से लड़कियां, ये गलती कर दी यहाँ पे। आदि अशुद्धियां बच्चे को देखने में मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक वचन बहुवचन बना रहे हैं, मल्टीपल कर रहे किसी चीज का, लड़के हैं लड़कियां हैं या लड़कियां हैं लड़कियां हैं, इस प्रकार से जब लिखते समय बच्चे को यहाँ पे ऊपर की मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, इनको लगाने में बच्चे को कठिनाई महसूस होती है, और इन्हीं कठिनाइयों से आपको बच्चे को बचाना है। ठीक है, अब आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपने बच्चे को बता तो दिया कि क्या क्या समस्या उसके लाइफ में आती हैं, लेकिन आप उनको भाई सिखाओगे कैसे, कैसे वो बचेगा। तो ये क्या दे दिया इन्होंने, लेखन के दोषों को दूर करने के उपाय। जो लेखन में दोष होते हैं, लिखते समय जो बच्चे के सामने दोष क्रिएट होते हैं, उस समय या उस सिचुएशन में बच्चे को कैसे बचाएं कि बच्चा गलती ना करे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लिपि का समुचित ज्ञान। भाई बच्चे को लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको अच्छा ज्ञान करवाइए। अगर आप लिपि का अच्छे तरीके से ज्ञान करवा देंगे बच्चे को, तो उसको लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम जो है नहीं क्रिएट होगी। ठीक है कि नहीं है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, लिपि का समुचित ज्ञान। अक्षर विन्यास की त्रुटियों को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को लिपि का शुद्ध ज्ञान दिया जाना चाहिए। अक्षर ज्ञान कराते समय ध्वनियों के उच्चारण स्थान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे को मात्राओं का ज्ञान भी देना चाहिए। उदाहरण के रूप में छोटे बच्चे को हैसर्व यानी कि जो छोटी ई जिसको बोलते हो आप, ये ई जो है, ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, इस प्रकार रेफ और रकार के प्रयोग का भी उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। भाई ई जो है उसकी मात्रा जो है बच्चे को ये बताना है आपने कि भाई ये व्यंजन के बाद लगेगी। सबसे पहले आप जब बच्चे को बताओगे, हिंदी भाषा या किसी भी भाषा का लेखन आप करवा रहे हो, या उसको उस भाषा की आप नॉलेज दे रहे हो, या उसको वो भाषा सिखा रहे हो, तो उस समय उसकी लिपि से जो वर्ड निकल के आते हैं, बच्चे को वो सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझानी पड़ेंगी। अब बच्चा उन्हीं चीजों को समझ के ही आगे की जो प्रोसेस है उसमें विलीन होगा और आगे की बातों को समझ पाएगा। ठीक है, ये कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याएं मैं बता चुका हूं, समाधान आपको अब बता रहा हूं कि लिपि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ये सबसे पहला समाधान है। दूसरा है 12 खड़ी का अभ्यास। बच्चे को 12 खड़ी का अभ्यास कराया जाना चाहिए निरंतर। देखिए प्राचीन काल में मात्राओं का शुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर बच्चे को अभ्यास कराया जाता था, जिससे वे लेखन में कम त्रुटियां करते थे। अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि अभ्यास लेखन संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अत्यधिक सहायक है। भाई 12 खड़ी बच्चे को आनी बहुत जरूरी है। ऐसा बताया गया है कि जब बच्चे को 12 खड़ी आती है तो उस टाइम पे बच्चा बहुत कम लिखने में गलतियां कर पाता है। ठीक है, लेखन की गलतियों को सुधारने के लिए बच्चे को कम से कम आपने मतलब लेखन में वो बहुत कम गलतियां करे, इस चीज को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 12 खड़ी का अभ्यास जो है वो देना पड़ेगा। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, व्याकरण का समुचित ज्ञान। बच्चे को व्याकरण का समुचित ज्ञान दीजिए। विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का समुचित ज्ञान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम पढ़ाते समय एक वचन से बहुवचन बनाना, लिंग परिवर्तन करना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक। देखिए जो हिंदी व्याकरण में जितनी भी चीजें होते हैं, जितने भी टॉपिक या जितने भी तथ्य हैं, उन सभी का नॉलेज बच्चे को होना बहुत जरूरी है। हिंदी व्याकरण की नॉलेज बच्चे को अगर हो जाएगी प्रॉपर वे में, तो बच्चा हर चीज पे मतलब लेखन में त्रुटियां इतनी ज्यादा वो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे इसने बताया वाचन का अभ्यास। वाचन का मतलब बोलना। भाई विद्यार्थियों को अक्सर
लिखने वाली चीजें जो हैं, अगर वो बच्चा बोल बोल के अच्छे तरीके से उनको बोल बोल के उनका उच्चारण करेगा, तब भी उसको अभ्यास होगा और अभ्यास के साथ साथ वो चीजों को समझेगा। भाई सहस्वर वचन या मौन वाचन समुचित अभ्यास कराया जाना चाहिए। अक्सर भाषा शिक्षक न तो सहस्वर वाचन की ओर और न ही मौन वाचन की ओर ध्यान देते हैं। यदि विद्यार्थी वाचन की ओर विशेष ध्यान दे तो वर्तनी के शुद्ध रूप में देखेंगे, वर्तनी का शुद्ध रूप उनके समर्थ पटल पर अंकित हो जाएंगे। भाई बच्चा अगर अच्छे तरीके से बोल पा रहा है, वाचन की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। ऐसा बताया गया कि बच्चा वाचन की क्रिया, जब बच्चे को उच्चारण के लिए बोला जाए तो उसके वाचन के कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। जब उसका वाचन का कौशल अच्छे तरीके से चलेगा, उस टाइम पे बच्चा जो है प्रॉपर वे में वर्तनी या शुद्ध वर्तनी जो होती है उसको ठीक कर पाएगा। आगे है लिखित कार्य का संशोधन। जो लिखने के कार्य में संशोधन है, इसका मतलब ये है कि भाई लिखित का काम बच्चे को दिया जाना चाहिए। गृह कार्य के लिए कुछ लिखने के लिए दिया, अगले दिन विद्यार्थी को कुछ भी लिख कर लाते समय ईमानदारी से जांच करे। भाई ये कह रहा है कि बच्चे को संशोधन या लिखने के समय में बच्चे को घर पे लिखने के लिए काम दें और उसको डेली बेसिस पे चेक करें अपने बिहाफ पे कि बच्चे ने कैसा लिखा है, कितना ठीक लिखा, कितना गलत लिखा। ठीक है, ये कुछ अभ्यास थे। उसके बाद है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। भाई बच्चा जो है थोड़ी सी तेजी से लिखने का अभ्यास करे। अब बच्चे को काम अगर आप प्रॉपर वे में दोगे, राइटिंग का काम दोगे, जैसे आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चों को सुलेख लिखने के लिए दिए जाते थे। सुलेख का मतलब होता है शुद्ध लेख। ठीक है, छोटे बच्चे को शुद्ध लेख लिखने के लिए दिए जाते थे। इसका मतलब यही होता था कि बच्चे की राइटिंग में और उसके शब्दों के उच्चारण में या उसके लिखने के भाव में, उसकी वर्तनी में शुद्धता आ जाए। ठीक है ना। शब्दकोश के प्रभाव पर बल देना। भाई जो वर्ड है, शब्दकोश का मतलब क्या है, वर्ड मीनिंग जो वर्ड मीनिंग है शब्दकोश, किस शब्द का क्या अर्थ होगा या उस अर्थ को कहां पे यूज किया जाएगा, इस प्रकार की नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए। और इसका उदाहरण बच्चे को दिया जाना चाहिए कि भाई शब्दकोश के आधार पे कैसे हम चीजों को यूज करेंगे। 8वें नंबर पे पॉइंट आता है आपका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का प्रयोग। यहाँ बोलने के साथ साथ बच्चे को लिखने का कार्य भी दिया जाना चाहिए, उच्चारण का काम भी दिया जाना चाहिए। बच्चे के पास निरंतर आप कोई चीज जो है पैराग्राफ है या कोई चीज है पढ़ा, उससे कक्षा में पढ़वा कर भी देख सकते हैं, या उसको निजी तौर पे अपने तरीके से आप कोई भी काम दे सकते हैं जिससे उसकी भाषा कौशल में या उच्चारण में या उसके बोलने की क्षमता में प्रभाव पड़े। ठीक है, आगे है विश्लेषण की विधि। विश्लेषण प्रयोग का विधि क्या है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द बहुत बड़े होते हैं, छात्रों के लिए उनका उच्चारण करना अत्यंत कठिन होता है। इसमें विश्लेषण की विधि का प्रयोग किया जाएगा। अतः अध्यापक को शब्दों को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शब्दों को, भाई ये बात ये कह रहा है कि भाई अध्यापक ने जो हमने बात बताई है उन सब पे अध्यापक को गौर करनी चाहिए, अध्यापक को ये काम करने चाहिए। ठीक है, शब्द पुस्तिकाओं का निर्माण करना चाहिए। भाई जो आपके वर्ड के साथ साथ जो आपके वर्ड की जो क्या बोलते हैं उसको बुक है आपकी, या जब कोई भी पुस्तक का प्रयोग आप कर रहे हो उसमें अच्छे तरीके की प्रोनाउंसिएशन हो बच्चा, ताकि अच्छे तरीके से लिख पाए, पढ़ पाए और समझ पाए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे दे रखा है कौशल की प्रकृति। लेखन कौशल की प्रकृति कैसी है कि लेखन के कौशल को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, लेखन के कौशल को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, ये देखिए, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। शिक्षक सूत्र की दृष्टि से बोलने तथा पढ़ने से लिखने का क्रिया कुछ कठिन होता है, परंतु मैडम मोंटेसरी ने इसको अत्यंत सरल माना है और पढ़ना स्वतः आ जाता है, इसलिए उन्होंने लिखने की क्रिया को कहा है, परंतु उनकी विचारधारा किसी भी दृष्टि व्यवहारिक नहीं की जा सकती। भाई ये एक मैडम मोंटेसरी हैं, मैडम मोंटेसरी ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे के लेखन की कौशल में शुद्धता लाने के लिए, बच्चे की लेखन की कौशल में शुद्धता लाने के लिए उसको आपने क्या करना है। उन्होंने ये बताया है कि भाई पढ़ने से लेखन की क्रिया कुछ कठिन होती है। बच्चे को मैडम मोंटेसरी ये कह रही है कि भाई जो बच्चा पढ़ता है, पढ़कर लिखने में बच्चे की जो शुद्धता है वो कम निकल के आती है। बच्चे को लिखकर बताना चाहिए या बच्चे को लिखित का काम जो है वो देना चाहिए, जिससे बच्चा जो है प्रॉपर वे में उस चीज को समझ पाए। देखिए बार बार में लिखेगा तो बच्चे की प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा तो उसका शुद्ध रूप निकल के आएगा। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन किसी भी दृष्टि में इसको व्यवहारिक नहीं माना गया है। वो बात अलग है कि इनकी बात को
इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन इनके द्वारा जो बात बोली गई है कुछ हद तक वो ठीक भी है, ठीक है ना। और इसमें ये बताया कि लेखन कौशल का कार्य जो है बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। बच्चे अगर लिखेंगे तो ही अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। चिन्हों द्वारा लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। भाई अगर आप कोई बात को अभिव्यक्त करना चाह रहे हो, कोई इशारे से समझाना चाह रहे हो, या कोई वर्ड को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना चाह रहे हो, किसी शब्द को का उच्चारण या शब्द को अच्छे तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे मैडम मॉन्टेसरी ये कह रही है कि भाई उस चीज को लिख कर भेजो। लेकिन इस बात को व्यवहारिक इसलिए नहीं माना गया है कि हर चीज जो है लिखने से स्पष्टता कंप्लीट नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको लिखने की बजाय हमें बोल के या उच्चारण करके ही प्रदर्शित करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है इसमें। अब इसने बताया लेखन शिक्षण का अर्थ क्या है। लेखन शिक्षण का अर्थ, लेखन शिक्षण से क्या अर्थ निकलता है, इनके द्वारा ऐसा कुछ बताया गया है। कलर चेंज कर दूं तो फिर अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। चलिए देखिए, जो आपका लेखन शिक्षण का अर्थ है इसमें यह बताया गया है विषय को लिखित रूप में प्रस्तुत करना ताकि उसका स्वरूप भली भांति प्रस्तुत हो सके। इसमें यह बताया गया कि जो बच्चा लिखकर किसी बात को बता रहा है उसमें लिखने का कौशल उसका अगर अच्छा है तो वो अपने शब्दों को दूसरे शब्दों तक पहुंचा सकता है। अन्य शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि छात्रों के द्वारा पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जिस लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है उसे लेखन शिक्षण कहते हैं। भाई लेखन शिक्षण का मतलब क्या है कि बच्चे के द्वारा जिस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रक्रिया में वो अपनी शब्दों को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या अपनी बातों को, अपने भाव को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वो लेखन शिक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेखन कला में ही साहित्य की रचना होती है। लेखन के माध्यम से ही हम साहित्य को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भारत में प्राचीन काल में अनेक प्रकार की लिपियां विकसित होती रही हैं। इन्हीं लिपियों के माध्यम से प्राचीन साहित्य आज हमारे सामने प्रस्तुत है। लेखन कला, लेखन लिखा हुआ है, यहाँ पे लेखन आएगा, यहाँ लेखन कर लीजिए आप। लेखन कला फलस्वरूप महाकाव्य, खंड काव्य, गीतिकाव्य, मुस्तके, मतलब ये सारी बातें इन्होंने बताया कि भाई किसी की जीवनी लिखनी है, कोई नाटक प्रस्तुत करना, कोई कहानी लिखनी है तो वो लेखन से ही प्रस्तुत होती हैं। ये इसमें कुछ ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको आप समझ जाओगे। अनुलेख का मतलब क्या होता है ये बात थोड़ी ध्यान से सुन लीजिए। अनुलेख और श्रुतलेख क्या होता है। अनुलेख का अर्थ होता है किसी विषय के संबंध में किसी विषय, यहां पे ये विषय लिखा हुआ है और एक मैंने विषय लिखा है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन सी लेखन की गलती है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसी प्रकार का एक उदाहरण आपके सामने आया था, तो उसमें मैंने बताया था किस प्रकार की गलती है। ये विषय लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, जो कि ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला गलत है। तो यहाँ कौन से लेखन कौशल में गलती हुई है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम मोटे और सुंदर स्वरों को लिखना, उसके बाद अन्य पंक्तियों को लिखना। एक विद्वान आलोचक के शब्द में अनुलेख के अंतर्गत अध्यापक तथ्यों या कॉपी कुछ शब्द लिखता है, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, वैसा ही लिखने का प्रयत्न करते हैं जिसके छपी हुई कॉपियों का प्रयोग किया जाता है। कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे होते हैं, उसी का अनुसरण करते हुए विद्यार्थी शेष पृष्ठों पर लिखते, यदि कॉपी पर अध्यापक लिखते समय। भाई इसमें ये बात बताइए अनुलेख का क्या मतलब है। अनुलेख का मतलब होता है बच्चा, आपको एग्जैक्ट कॉपी करनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी नोट बना देता हूँ या यहाँ पे मैं कोई भी बात लिखता हूँ और आप अपनी कॉपी में सेम इसको एज इट इज लिख देते हो, तो ये बन गया अनुलेख। क्या बन गया? अनुलेख। अगर मैंने यहां कुछ अशुद्धियां लिखी तो आपने भी सेम वैसे ही अशुद्धियां कर दी। अब शिक्षक को किसी भी काम को करवाते समय, जब शिक्षक कोई काम करवा रहा है, उस काम को करवाते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने खुद के लेखन में कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। यदि शिक्षक के द्वारा कोई गलती की जाती है,
सामने से शिक्षक के द्वारा कोई गलती की जाती है, उस गलती से बचने के लिए आपको कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा ताकि आप बहुत कम गलतियां कर पाए। ठीक है कि नहीं? गलती से बचने के लिए बच्चे को कोई भी गलती अगर आप कर रहे हो, आपकी कक्षा में कोई बच्चा है और वो बच्चा सेम एज इट इज आपकी गलती को वैसे ही पकड़ लेता है जैसे आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आपको भी गलतियां करने से बचना होता है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को हम अनुलेख कहते हैं। ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया श्रुतलेख। अनुलेख का मतलब जैसा लिखा गया वैसा। ठीक है, सुडोल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। विशेष विद्यार्थी पृष्ठों पर लिखते हैं, काफी अध्यापक लिखे तो उसका सुंदर लेख और सुडोल होना चाहिए। देखो ये बात मैंने अभी बताई है, यही इन्होंने लिख रखी है कि भाई जब शिक्षक कोई काम करे या शिक्षक कोई लेखन करे तो वो लेखन जो है ना सुडोल और सुंदर होना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर उस चीज का इंपैक्ट अच्छा पड़े। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? श्रुतलेख। श्रुत का अर्थ होता है सुनना। जिस विषय अथवा वाक्य को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उसे श्रुतलेख कहा जाता है। इस प्रकार श्रुतलेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। श्रुतलेख का मतलब सुना हुआ लेख। अनुलेख का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, जैसा आपने लिखा वैसा ही बच्चों ने लिखा। और इसमें श्रुतलेख में क्या है? मैं यहां से बोलूं और फिर आप लिखो। ठीक है, उसको कहा जाता है श्रुतलेख। ठीक है, विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं, लेकिन इस विधि का प्रयोग अनुलिपि और प्रतिलिपि के बाद किया जाता है। उन्हें वर्तनी का सही प्रकार से प्रयोग होना चाहिए। अब ये बच्चे को भाई अगर मान लीजिए आपने वर्तनी बच्चों को सिखाया नहीं है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि गलतियां बच्चा कहां करता है कहां नहीं करता। अगर आपने बच्चे को ये सारी गलतियां बताई ही नहीं है, इनका सुधार ही नहीं किया है, तो आप अपनी तरफ से कुछ बोलोगे। जैसे मान लो मैं बोलूंगा सड़क, तो बच्चा क्या पता सड़क को ऐसे लिख दे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब मैं मानता हूं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं सलगम, तो बच्चे ने इस प्रकार से सलगम लिख दिया। अब भाई लिखने में तो बात वही है, लेकिन लिखा तो गलत है। हाँ, ये सड़क ऐसे लिखा जाएगा जैसे आप मैंने पहले बताया, ये सलगम जो है वे ऐसे लिखी जाएगी। तो इसमें श्रुतलेख बच्चे को जब अच्छे तरीके से आता है जब बच्चे को वर्तनी की नॉलेज अच्छी हो। ठीक है, वर्तनी यानी कि चीजों को समझने की नॉलेज अगर बच्चे को अच्छी है तो ही वो इन चीजों को पकड़ पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, अगर आपको वर्तनी की अच्छी नॉलेज है तभी तो आप मेरी बात को कैच कर पाओगे, तभी तो आप अपनी कॉपी में लिख पाओगे जो मैं बात बोल रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? इसी को क्या कहा जाता है? श्रुतलेख। इसमें कुछ बताया गया है, नॉर्मल सी बातें हैं, आई थिंक इनको आप कर ही लोगे। ठीक है, अब आगे बात आती है सुलेख क्या होता है। भाई सुलेख थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ था। अब सुलेख का मतलब क्या है? प्राथमिक कक्षाओं से ही भाषा शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों को श्रुतलेख की योग्यता का विकास हो। इसके लिए सुलेख पुस्तकों की सहायता भी ली जा सकती है। ऐसी पुस्तकों में पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में सुंदर तथा मोटे आकार वाले वर्ण छपे रहते हैं और बाद में हल्का हल्का लिख देते हैं। बच्चे शिक्षक भी बच्चे की कॉपी पर हल्का हल्का लिख देते हैं और बाद में बच्चे, मतलब ये इस प्रकार का लेख है। देखिए, मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे डॉट करता हूं। ठीक है, आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों की कॉपियों में इस प्रकार की कुछ क्रियाएं होती हैं। अब यहां बच्चे को हल्का हल्का यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की कुछ बातें मैंने यहां लिखी, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट होता चला जाएगा। इस प्रकार की बच्चे को अगर आप नॉलेज दोगे, ऐसे लिखते जाओगे बच्चे के लिए, तो कोई ना कोई बात जो है बच्चा धीरे धीरे इस चीज को समझ जाएगा। आपने ड्राफ्ट देखे होंगे बुक्स में, बच्चों की बुक्स जो होती है, वो जो वर्क बुक जिनको बोलते हैं, उनमें ऐसा लिखा होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होता है। इन्हीं चीजों से तो बच्चा लिखना सीखता है। ऐसे है तो आप बच्चे का क्या करते हैं? बच्चे इस प्रकार से कर देते हैं, बी सी डी ई, समझ रहे हो? इसी प्रकार से तो करते हैं बच्चे, इन चीजों को करते हैं तो वो चीज इस बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। वही इस प्रकार से लिखना होता है। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार के लेखन बच्चे को दिए जाने चाहिए। जैसे मान लो बच्चे की छुट्टियां हैं, छुट्टियों के लिए
आपने देखा होगा चूटे के लिए ग्रह कार्य है, उसमें सुलेख दिया जाता है, तो बच्चों को ये भी बताया जाता है कि भाई आपको 10 सुलेख लिखने हैं, आपको 20 सुलेख लिखने हैं। अब बच्चा कहीं से भी लिख सकता है, कोई मैटर नहीं है कि कहां से लिखना है कहां से नहीं लिखना है, या कोई भी काम अगर बच्चे को लिखने के लिए दिया जाता है, मैं भाषा कौशल के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें बच्चे को भाषा कौशल इसलिए दिया जाता है ताकि उसके लेखन और उसकी वर्तनी में जो है शुद्धता आए। अब श्यामपट्ट लेखन क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के अनुदेशन में श्यामपट्ट लेखन का विशेष महत्व होता है, प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग चला आ रहा है, विशेषकर भाषा शिक्षण में श्यामपट्ट लेखन बड़ा ही उपयोगी है। अब ये भाषा शिक्षण में वही बात आ रही है आगे पीछे घूम फिर के कि भाषा को लिखते समय श्यामपट्ट की क्या जरूरत होती है। भाई अगर मान लो ये श्यामपट्ट आपके सामने ना हो, ये श्यामपट्ट मैंने आपको लगा रखा है, स्क्रीन आपके सामने लग रही है, अगर ये ही ना हो तो इन चीजों को आप कैसे समझ पाओ। मैं कुछ चीजें ऐसी भी जो हाईलाइटेड करके समझाता हूँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इसके अलावा भी आपको अलग से नोटपैड पे समझाता हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर ही समझाई जाती हैं। तो श्यामपट्ट तो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ना इन चीजों के लिए। चिन्ह और संकेत के बारे में इन्होंने क्या बताया, देख लीजिए। चिन्ह और संकेत क्या कहते हैं। इनका अर्थ होता है, चिन्ह एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न संपर्कों की श्रृंखला शामिल होता है। संकेत इंडेक्स और आइकन है। संकेत सबसे अधिक अमूर्त होते हैं जो परंपराओं पर आधारित होते हैं। संकेत बहुत बहुत ज्यादा अमूर्त होते हैं, वो ज्यादा इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, जबकि जो चिन्ह जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। संकेत उस वस्तु व संप्रदाय की तरह दिखाई नहीं देते जिनको वे अभिव्यक्त करते हैं। आइकन दृश्य का दूसरा सिरा होता है, ये वस्तु या विचार से मेल खाते हैं जिनको ये अभिव्यक्त करते हैं। इंडेक्स आइकन और संकेत अमूर्तता इन दोनों के सत्रों के बीच में होते हैं, इन दोनों के सत्रों के बीच में पाए जाते हैं। बस यही बात है। यहाँ इन्होंने बताया कि इंडेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके आइकन या संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, और संकेत और चिन्ह क्या है। मान लीजिए चिन्ह एक प्रैक्टिकल चीज है, आप इस प्रकार को इस बात को ऐसे समझिए, चिन्ह एक प्रैक्टिकल चीज है और संकेत जो है वो एक इंडेक्स है। संकेत बहुत अमूर्त होते हैं, ठीक है, जबकि चिन्ह इतने ज्यादा अमूर्त नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ चिन्हों के प्रकार बताए गए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। पिक्टोरिया चिन्ह क्या है, वे चिन्ह जिसके संदर्भ में होते हैं उससे बहुत निकटता से समानता का प्रदर्शन करते हैं। शाब्दिक चिन्ह क्या होते हैं, वे चिन्ह जिनका उस संप्रदाय से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है जिसके संदर्भ में वे चिन्ह हो। मतलब शाब्दिक चिन्ह वो होते हैं जिनका दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। पिक्टोरिया चिन्ह वो होते हैं जो बहुत अधिक निकटतम प्रदर्शन वाले होते हैं। शाब्दिक चिन्ह अमूर्त होते हैं, ठीक है, उन्हें परंपराओं के अधिगम के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है, और चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त शब्दों को तभी समझा जा सकता है जब उस व्यक्ति शब्द का अर्थ सीख जाता है। जब बच्चा, अगर मान लीजिए शाब्दिक अर्थ वे हैं जो संप्रदाय को प्रत्यक्ष रूप से समझ पाए। जब बच्चा उन चिन्हों को या उन संकेतों को अगर समझ ही नहीं पा रहा है तो उनका कोई अर्थ होता नहीं है, वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। ग्राफिक चिन्ह क्या है, जो चिन्ह पिक्टोरियल और शाब्दिक चिन्हों के वर्णों के बीच में होते हैं उन्हें ग्राफिक चिन्ह कहते हैं। जैसे इन दोनों के बीच के कोई चिन्ह अगर इनसे अलावा बचता है तो ग्राफिक बन जाता है, ठीक है। ये कुछ बताया गया था। अमीबा का चित्र क्या दिया है, पिक्टोरिया चिन्ह, ये कुछ चिन्हों के उदाहरण दिए गए हैं, ऐसी कोई इसमें कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, अनुसंधान से यह पता चला कि संकेतों को व्यापक रूप से नहीं समझा जाता तथा इन्हें पहचानने के तरीके उस संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं जिससे वह व्यक्ति संबंध रखता है। आगे देखिए क्या बताता है। ग्रिफिन, पीटरसन, सिमाली और टटाकुआ के अनुसार शाब्दिक संदर्भ चिन्हों को समझना सरल कर देते हैं। इन्होंने 1995 4 देशों में एक अध्ययन किया। यह अध्ययन भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किया गया था। उनके अनुसंधान के यह परिणाम दिया गया, चिन्हों को समझने में सांस्कृतिक विभिन्नताएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। किसी भी चिन्ह को समझने में, समझाने के लिए, कोई भी वस्तु है उसको समझने के लिए या वस्तु को या शब्द को समझने के लिए चिन्ह जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मुख्य होते हैं। और 1995 में 4 देशों में यह अध्ययन किया गया है। देखते हैं क्या अध्ययन में पाया है इन्होंने। जिस संकेत को ऑस्ट्रेलिया में आसानी से समझा जाता है उसी संकेत को भारत में समझना कठिन होगा। भाई इन्होंने बताया कि हर देश का अलग अलग चिन्ह, अलग अलग बात, अलग अलग तरीका होता है।
अब भारत की लिपि या भारत के साथ संबंध रखने वाले जो लोग हैं उनको तो कुछ हद तक समझ में भी आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर वे में समझना बहुत कुछ कठिन होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोगों की भाषा या ऑस्ट्रेलिया के लोगों की लिपि या लेखन जो है वो हमें समझने में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, या संकेतों को समझने में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। भाई मान लीजिए लैंग्वेज को तो एक इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, इंग्लिश को तो अच्छे तरीके से वैसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही भारत में ऐसे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन चिन्ह की बात अगर करेंगे तो उनको चिन्ह को प्रदर्शित करने में, अब ऑस्ट्रेलिया के चिन्ह को भारत के लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। डिजाइन का मतलब क्या है, किसी एक विशेष परिस्थिति में किसी चिन्ह का प्रयोग कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें चयन में मुख्य कारक होते संबंधित श्रोता और दर्शक बच्चों के लिए चिन्ह हेतु उनकी पढ़ने की सीमित योग्यता पर ध्यान देते हैं, रखना आवश्यक होता है। बच्चों को सूचित करने के लिए चिन्हों उससे मिलते जुलते होने चाहिए, जिससे संदर्भ में वे चिन्ह को आइसक्रीम शब्द के स्थान पर आइसक्रीम के चित्र को प्रदर्शित करना अधिक प्रभावशाली होगा। भाई मान लीजिए बच्चे को ये बताया, एक तो बच्चे को बताया भाई सड़क, लिख के बताएं सड़क, और एक आपको एक डिजाइन दिया जाए कि बच्चे को दिखाई दे जाए कि भाई ये सड़क है। तो ये कुछ बातें ऐसे हैं जिससे बच्चा जो है डिजाइन के वे में भी इस चीज को समझ पाता है। ठीक है, आगे की बात जो है वो है व्यक्तित्व के अर्थ तथा प्रकृति, और इस चीज को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होगा, व्यक्तित्व के अर्थ के साथ प्रकृति किस प्रकार से काम करेगी, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के साथ में प्रकृति का क्या रोल है। ठीक है, यहां तक की क्लास जो है आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात यह है, जो बच्चा आपके रिलेशन में है और साइकोलॉजी उसको करनी है तो उसके पास भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये सब कुछ जो चला हुआ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम यहाँ पे किसी से भी, चाहे वो हमारे एंटिटी कोर्स का ही स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी बाहर का स्टूडेंट हो, किसी से कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी क्लासेज हम करवा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, तो आप सभी के पास शेयर कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट के लिए जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।